आज से बहुत साल बाद धरती रहने लायक नहीं बची थी। इंसानों ने इसे इतना खराब कर दिया था कि अगले 70 सालों में ये पूरी तरह तबाह हो जाती। इसलिए उन्होंने आर्क 1 नाम का एक बड़ा अंतरिक्ष यान बनाया। इसमें कुछ लोगों को प्रॉक्सिमा बी नाम के एक ग्रह पर भेजा जा रहा था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन फिर यान में गड़बड़ी आ गई। एक लोहे का बीम नीचे गिरे एक पॉड पर गिरा। उस पॉड में शरण नाम की एक महिला सो रही थी। जब शरण जागी तो उसने तुरंत समझा कि क्या हो रहा है। उसने बाकी साथियों को उठाया और स्पेंसर को हादसे के बारे में बताया। फिर दोनों मिलकर सभी को बाहर निकालने लगे। सब लोग जल्दी जल्दी हेलमेट पहन रहे थे। तभी ब्रेट ने देखा कि एक लोहे का बीम कैप्टन के पॉड पर गिरा है। इससे उन्हें उठाना मुश्किल था। ब्रेट बीम हटाने लगा। शरण ने उसे देखा और सबसे पहले उसका हेलमेट पहनाया, फिर उसे बाहर ले आई। वह जानती थी कि वे कैप्टन को नहीं बचा पाएंगे। एक सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद सबने हेलमेट उतारे। शरण और स्पेंसर ने कमांडिंग ऑफिसर को खबर देने का सोचा, लेकिन जब वे उनके कमरे के पास गए तो देखा कि यान का एक हिस्सा गायब है। कमांडिंग ऑफिसर भी नहीं थे। शरण ने खुद जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। उसने सबकी मीटिंग बुलाई। आर्क 1 में एक अनजान परेशानी आ गई थी। उसका एक हिस्सा टूट गया था, इसलिए सब लोग एक साल पहले ही जाग गए थे। अब उनके पास खाना और पानी कम था। शरण को भरोसा था कि वे सफल होंगे, क्योंकि वे धरती के लोगों की आखिरी उम्मीद थे। मीटिंग के बाद इग्नेश नाम के एक लड़के ने कहा कि वे यान में सब्जियां उगा सकते हैं। शरण को ये आइडिया पसंद आया और उसने तुरंत उस जगह पर बिजली भेजने का आदेश दिया। लेकिन स्पेंसर खुश नहीं था। उसने कहा कि शरण को इतने बड़े फैसले लेने से पहले उससे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि फसल उगने की कोई गारंटी नहीं थी। शरण ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। उसने स्पेंसर को चेतावनी दी कि अगली बार सबके सामने विरोध करने से पहले सोच ले। फिर इस बारे में फैसला लेने के लिए एक और मीटिंग हुई। सबने शरण के प्लान को मान लिया। तभी अचानक जहाज में ऑक्सीजन कम होने लगी। परेशानी ठीक करने के लिए जैस्पर को बुलाया गया, जो लाइफ सपोर्ट का इंचार्ज था। लेकिन जैस्पर कहीं नहीं मिला, इसलिए सब क्रू मेंबर्स ने फिर से हेलमेट पहनने शुरू कर दिए। उधर डोरान बेलर नाम का एक आदमी बिना हेलमेट के मेडिकल रूम में फंसा था। किस्मत से उसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। उसे पहनकर वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। फेलिक्स, जो सिक्योरिटी हेड था, ने आखिरकार जैस्पर को ढूंढ लिया। उसे डेक पर मदद के लिए लाया गया, लेकिन जैस्पर ने परेशानी ठीक करने की बजाय एक हैरान करने वाली बात बताई। उसने कहा कि वो असली जैस्पर नहीं है। उसने कुछ अफसरों को पैसे देकर इस मिशन में जगह बनाई थी। जैस्पर को वैज्ञानिकों की बात पर भरोसा नहीं था कि धरती के पास 70 साल बचे हैं। उसे लगता था कि धरती पहले ही खत्म हो जाएगी, इसलिए वो किसी भी हाल में इस मिशन का हिस्सा बनना चाहता था। शरण को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत जैस्पर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। फिर उसने अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाया ताकि वे मिलकर इस समस्या को हल कर सकें। उधर बेलर ने किसी तरह दरवाजा खोलकर कई लोगों की जान बचाई जो मरने वाले थे। एलिसिया नाम की एक लड़की मुख्य समस्या ढूंढ रही थी। स्पेंसर और एक और आदमी को यान के बाहर जांच करने भेजा गया। उन्हें एक लीकेज मिली, जिसे ठीक करने के बाद सबकी जान बच गई। एलिसिया के अच्छे काम के लिए उसे लाइफ सपोर्ट का चीफ बना दिया गया, लेकिन उसकी कोशिशों के बावजूद 6 लोग मर गए थे। थोड़ी देर बाद शरण जैस्पर से मिलने गई। उसने जैस्पर को चेतावनी दी कि झूठ बोलने की सजा मौत हो सकती है। जैस्पर ने कहा कि वो अकेला नहीं था जिसने झूठ बोला, उसके जैसे और भी लोग यहाँ हैं। यह सुनकर शरण हैरान रह गई और चुपचाप चली गई। फिर जैस्पर की सजा तय करने के लिए मीटिंग हुई। तय हुआ कि एक बार उसकी बात भी सुनी जाएगी, लेकिन जब वे उससे मिलने पहुंचे तो देखा कि किसी ने उसका गला काट दिया था। अगले दिन स्पेंसर और उसका साथी यान के बाहर मरम्मत कर रहे थे। तभी मलबा आकर उनसे टकरा गया। स्पेंसर को हल्की चोट आई, लेकिन उसके साथी की मौत हो गई। वापस आने पर स्पेंसर को यान में कई अजीब बातें लगी। 1 साल पहले जागना, कमांडिंग ऑफिसर का गायब होना और अब जैस्पर का कत्ल। थोड़ी देर बाद स्पेंसर ने जेम्स, जो डिपार्टमेंट हेड था, से शरण के बारे में बात की। उसने कहा कि शरण ने उनके साथ ट्रेनिंग नहीं की थी और वो सीधे लॉन्च के दिन आई थी, और अब कमांडिंग ऑफिसर के गायब होने के बाद उसने खुद को कैप्टन बना लिया। उधर फेलिक्स को जैस्पर के कत्ल की जांच में पता चला कि जैस्पर के कमरे में कौन आया और गया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। थोड़ी देर बाद इग्नेश के फार्म में पानी की पाइप फट गई। अब उनके पास सिर्फ 9 दिन का पानी बचा था। जब एनएस पानी साफ कर रहा था तो उसे वहां एक ब्लेड मिला। एनएस और एलिसिया को लगा कि शायद कातिल ने जैस्पर का गला काटने के बाद ये ब्लेड पानी की पाइप में डाल दिया था, जिससे वो फट गई। इग्नेश ब्लेड लेकर फेलिक्स के पास गया। उधर ईवा की टीम लगातार पानी बचाने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन जेम्स यान के बाहर जांच कर रहा था और स्पेंसर अंदर से उसे देख रहा था। जांच करते समय जेम्स को यान पर कुछ हीरे जैसे दिखने वाली चीजें मिली। जैसे ही उसने उन्हें हाथ में लिया, उसके ग्लव्स पिघलने लगे। वो तुरंत अंदर भागा, जहां डॉक्टर संजीवनी ने उसका इलाज किया। उधर ईवा परेशान थी कि वाटर टैंक्स में जरूरी प्रेशर नहीं बन रहा था। तभी ईवा ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई और सबको बताया कि अब उनके पास सिर्फ 4 दिन का पानी बचा है।
अगर सब थोड़ा थोड़ा भी पिए तो भी ये 10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। सब लोग बहुत डर गए। उन्हें पानी का इंतजाम करना ही होगा। किस्मत से उन्हें अंतरिक्ष में एक ऐसा धूमकेतु मिला जिसमें बहुत सारा पानी था। अब उन्हें किसी भी तरह उस धूमकेतु से पानी निकालना था। इसके बाद जेम्स को उस धूमकेतु पर उतरकर पानी निकालने का काम दिया गया। ईवा इस पूरे मिशन को देख रही थी। उनका मिशन सफल रहा और जेम्स को यान पर बहुत तारीफ मिली। पानी की समस्या हल होने के बाद सब रिलैक्स थे, पर उसी रात स्पेंसर को एक अनजान मैसेज आया। उसमें जैस्पर के सामान का पता लिखा था। उस मैसेज से स्पेंसर को एक मेमोरी ड्राइव मिली। उसमें एक वीडियो थी। वीडियो में जैस्पर शरन को रिकॉर्ड कर रहा था। शरन एक बाइकर को बुरी तरह पीट रही थी और आखिर में उसने उसका गला काट दिया। ये देखकर स्पेंसर हैरान था और उसने तुरंत फेलिक्स को बताया। शरन को जैस्पर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन शरन ने कहा कि वीडियो में वो नहीं है, वो एआई ने बनाया है। उधर एनेस परेशान था क्योंकि उसकी सब्जियां बिना वजह खराब हो रही थीं। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, जेम्स ने उसे अपने पिघले हुए ग्लव्स की जांच करने के लिए बुलाया। फेलिक्स वीडियो को लेकर शरन से पूछताछ कर रहा था। शरन ने कहा कि वो वीडियो में नहीं हो सकती क्योंकि उस वक्त वो आर्क 1 को लेकर मीटिंग में थी, लेकिन फेलिक्स उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसे अजीब चीजें दिखाई दे रही थीं। असल में ये परेशानी सिर्फ फेलिक्स को नहीं बल्कि सभी क्रू मेंबर्स को हो रही थी। कुछ देर बाद फेलिक्स होश में आया और फिर से शरन से सवाल करने लगा। तब शरन ने एक ऐसी बात बताई जिससे फेलिक्स हैरान हो गया। शरन और उसकी जुड़वा बहन डेनिस लैब में एक खास एक्सपेरिमेंट से पैदा हुई थी। दोनों को स्पेस में रहने के लिए बनाया गया था, लेकिन डेनिस को बहुत गुस्सा आता था और वो अक्सर लोगों को मार देती थी। एक दिन उसने वीडियो वाले आदमी को मार दिया था। इसी वजह से शरन को बाकी लोगों के साथ ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। उसकी कहानी सुनकर फेलिक्स को उस पर भरोसा हो गया और उसने शरन को फिर से आजाद कर दिया। इसके बाद लोगों को जो अजीब चीजें दिख रही थीं, उस बारे में मीटिंग हुई। जब स्पेंसर ने शरन को देखा तो वो गुस्सा हुआ। वो और भी गुस्सा हुआ जब फेलिक्स ने शरन को आजाद करने की वजह नहीं बताई। मीटिंग में एग्नेश ने डॉक्टर संजीवनी को बताया कि ये सब उस पानी की वजह से हो सकता है जो उन्होंने धूमकेतु से निकाला था। ये कहते ही एग्नेश बेहोश हो गया। संजीवनी ने तुरंत ब्लड सैंपल्स की जांच की और पता चला कि धूमकेतु के पानी में एक ऐसी चीज थी जिससे LSD जैसा नशा होता था, इसलिए सबको भ्रम हो रहा था। ये खबर मिलते ही शरन संजीवनी के पास आई और बताया कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्लोन है। उसे हैरानी हुई कि संजीवनी को ये पहले से पता था। शरन ने कहा कि धूमकेतु का पानी पीने के बाद भी उसे कोई परेशानी नहीं हुई, इसलिए उसे लगता है कि शायद उसके खून से एंटीडोट बन सकता है। संजीवनी ने तुरंत टेस्ट शुरू किए और जल्द ही पता चल गया कि शरन के खून से एंटीडोट बन सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना काम पूरा कर पाती, संजीवनी गिर गई, इसलिए एलिसिया को ये काम दिया गया। एलिसिया ने तुरंत काम शुरू कर दिया और समझदारी से एंटीडोट को बढ़ाकर सीधे पानी की सप्लाई में डाल दिया ताकि वो जल्दी से सभी क्रू मेंबर्स तक पहुंच सके। जल्द ही सभी क्रू मेंबर्स ठीक हो गए, लेकिन एलिसिया ने वो पानी सबसे आखिर में पिया क्योंकि उसे भ्रम में अपनी माँ दिखाई दे रही थी और वह उनसे बातें कर रही थी। उधर एंगर जेम्स के जले हुए ग्लव्स की जांच कर रहा था। उसे जेम्स के ग्लव्स पर एक ऐसा मटेरियल मिला जिसके बारे में इंसान जानते ही नहीं थे। एंगस को लगा कि शायद किसी ने इस मटेरियल को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है और शायद इसी वजह से पहली गड़बड़ी हुई जिससे सब लोग समय से पहले जाग गए। कुछ देर बाद स्पेंसर ने संजीवनी को आराम करने भेज दिया और खुद डेटाबेस की जांच करने लगा। उसे शरन के क्लोन होने के बारे में पता चला। ये जानकर उसने शरन पर अपनी असलियत छुपाने का आरोप लगाया। उसका मानना था कि क्लोन होने की वजह से शरन यान की कैप्टन नहीं बन सकती, क्योंकि इतनी जिंदगियों की जिम्मेदारी एक क्लोन को देना बेवकूफी थी। शरन ने उसे समझाने की कोशिश की, पर स्पेंसर इस मुद्दे को काउंसिल के पास ले गया। हाँ, उसने अपनी बात को साबित करने के लिए शरन की बहन डेनिस की वीडियो का इस्तेमाल किया और इसके बावजूद भी उसके अलावा काउंसिल का हर एक मेंबर शरन के ही सपोर्ट में था और उन सभी का मानना था कि शरन ने कई बार अपनी काबिलियत को साबित किया है। और इसके बाद तो शरन को स्पेसशिप का ऑफिशियल कैप्टन घोषित कर दिया गया और ये जिम्मेदारी मिलते ही शरन ने बिना समय बर्बाद किए सभी को उनका काम देना शुरू कर दिया। उधर इंजन रूम में ईवा और उसका असिस्टेंट ग्रेगर लगातार स्पेसशिप की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए थे। इसके लिए वो एक ओवर एक्टिव फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर ग्रेगोर ने एवा को फ्यूल की ओवर हीटिंग के बारे में सावधान भी किया और इसके बावजूद भी एवा ने इसी रास्ते का इस्तेमाल करने का फैसला किया और ग्रेगर को इंजन का ध्यान रखते हुए किसी भी इमरजेंसी में पास ही में मौजूद लीवर खींचने को कहा, जिसके बाद वो खुद किसी काम से बाहर चली गई। पर ईवा के इंजन रूम से निकलने के कुछ ही देर बाद अचानक फ्यूल ओवर हीटिंग की वजह से चारों तरफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैल गई और ये सब इतनी तेज हुआ कि ग्रेगर उस लीवर को खींचने से पहले ही रेडिएशंस की चपेट में आ गया। कुछ देर बाद जेम्स का ध्यान स्पेसशिप की गिरती हुई रफ्तार पर पड़ा और जब उसने शरन को ये बात बताई तो उन दोनों का ही शक फ्यूल टैंक ब्लास्ट की तरफ गया और अपने शक को दूर करने के लिए जब उन्होंने ग्रेगर को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्हें सामने से कोई जवाब नहीं मिला।
जिसके बाद उन्होंने ईवा को तुरंत इंजन रूम में जाने को कहा। पर जब ईवा इंजन रूम में पहुंची तो उसने देखा कि रेडिएशंस की वजह से इंजन रूम के दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हो चुके थे। ये देखते ही ईवा बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने तुरंत ही ये जानकारी शरण को दी, जिसके बाद सभी क्रू मेंबर्स रेडिएशन को न्यूट्रलाइज करने का तरीका ढूंढने में लग गए। उधर जैस्पर के खून की इन्वेस्टिगेशन के दौरान फेलिक्स को पता चला कि एलिसिया के टैबलेट से स्पेंसर को एक खुफिया मैसेज भेजा गया था जिसमें जैस्पर के मेमोरी कार्ड की जानकारी थी। और जब एलिसिया से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसका टैबलेट कुछ देर के लिए बेलर के पास था। ये जानकारी मिलते ही फेलिक्स बेलर से पूछताछ करने के लिए गया, पर जैसे ही बेलर को पकड़े जाने का एहसास हुआ तो उसने भागना शुरू कर दिया। पर आखिरकार फेलिक्स ने उसे दबोच ही लिया, जिसके बाद फेलिक्स, जेम्स और स्पेंसर उसे पूछताछ के लिए ले आए, जहां उसने कबूल कर लिया कि उसी ने जैस्पर का खून किया था। और उसने जैस्पर को इसलिए मारा क्योंकि वो भी घूस देकर यहाँ आया था और वो नहीं चाहता था कि जैस्पर उसके बारे में सबको बता दे। उधर ईवा की टीम एक अलग ही मुसीबत में थी। असल में टीम के कुछ मेंबर्स ऑटो लॉक की वजह से रेडियो एक्टिव जोन में ही फंस गए थे और बढ़ती रेडिएशन की वजह से उन सबकी जान खतरे में थी। और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि कोई इंसान इंजन रूम में जाकर उस लीवर को नीचे करके इंजन को बंद कर दे, लेकिन जो अंदर जाएगा उसकी जान जाना तो तय था। और इसीलिए शरण ने सभी क्रू मेंबर्स से पूछा कि क्या कोई अपनी इच्छा से ये काम करना चाहेगा, पर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था और इसीलिए शरण ने ये काम खुद करने का फैसला किया। लेकिन लोग अपने कैप्टन को भी नहीं खोना चाहते थे। इस बात पर चर्चा चल ही रही थी कि तभी स्पेंसर बेलर से मिलने के लिए गया। स्पेंसर ने बेलर को पूरी बात बताई कि अगर इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ठीक नहीं किया गया तो कोई नहीं बच पाएगा और अगर उनका मिशन पूरा नहीं हुआ तो इंसानियत का खात्मा तय है। ये सुनकर बेलर ने फैसला किया कि अब तक की जिंदगी उसने सिर्फ अपने लिए जी थी, लेकिन अब वो अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए अंदर जाने को तैयार हो गया। जिसके बाद बेलर एक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर रिएक्टिव रूम के अंदर घुस गया, जहां जमीन पर कई सारी लाशें पड़ी हुई थी। पर बेलर इन सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता गया और जब वो मेन इंजन रूम के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस कमरे का दरवाजा ऑटो लॉक हो गया था, क्योंकि उसी कमरे से सारी रेडिएशन निकल रही थी। पर इसके बावजूद भी बेलर ने अपनी काबिलियत से उस दरवाजे को खोलकर लीवर को खींच दिया, जिसके बाद रेडिएशन निकलनी बंद हो गई और उसकी इस बहादुरी ने सबका दिल जीत लिया। और इतनी तेज रेडिएशन की वजह से बेलर की तुरंत ही मौत हो गई और उसने जहाज पर मौजूद सभी लोगों की जान बचाकर अपना प्रायश्चित पूरा किया और इंसानियत को खुद को बचाए रखने का एक सुनहरा मौका मिला। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।